तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो अध्याय 8वां है, बल तथा गति का नियम। इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। मैंने कुछ इसमें से 5 प्रश्न मैंने लगभग करा चुका था और आज उसको कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूं दोस्तों। तो कहानी क्या है, एक रिपोर्टर एक चरवाहे की कहानी है। तो जो रिपोर्टर था, टीवी चैनल वाला रिपोर्टर जो मीडिया कहलाते हैं, तो वो एक दिन सोचा कि क्यों ना हम गांव में जाकर एक किसी चरवाहे का चैनल वीडियो बनाए। ठीक है, तो उसने निर्णय लिया कि हमें गांव में एक चरवाहे का क्या करना है, वीडियो बनाना है। तो उसने गया गांव में, तलाश की किसी चरवाहे को, तो बहुत खोज रहा था तो उसे कोई मिल नहीं रहा था। तो उसे गांव के लोगों ने, एक हकीरा नाम का चरवाहा था, तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए कहा। तो रिपोर्टर उसके पास गया, तो हकीरा के पास गया। तो हकीरा के पास 2 बकरे थे, एक सफ़ेद बकरा था और एक काला बकरा था। तो रिपोर्टर ने हकीरा से इंटरव्यू करना स्टार्ट किया। तो रिपोर्टर ने पूछा कि जी हकीरा जी, आप अपने बकरों को कहाँ चराते हैं? तो हकीरा ने पूछा कि किस बकरे को, सफ़ेद वाले बकरे को या काले वाले बकरे को? तो रिपोर्टर ने बोला ऐसे तो सफ़ेद वालों का बता दीजिए। तो बोल रहा है कि उसे मैं पहाड़ी के पीछे चराता हूँ। और फिर रिपोर्टर ने पूछा कि और काले वाले को? उसे भी वहीं चराता हूँ। फिर अगले टर्म में बोल रहा है कि अच्छा आप इन्हें कहाँ सुलाते हैं? रिपोर्टर ने पूछा कि आप इन्हें कहाँ सुलाते हैं? तो फिर पूछ रहा है हकीरा कि किस बकरे को, काले वाले को या सफ़ेद वाले को? तो फिर उसने कहा कि चलिए सफ़ेदी वाले का बता दीजिए। तो उसे कहा कि इसे घर के बाहर सुलाता हूँ, और फिर काले वाले को उसे भी वहीं सुलाता हूँ। तो रिपोर्टर को अब गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में पूछ रहा है फिर कि अच्छा चलिए छोड़िए, बताइए कि आप इन्हें खिलाते क्या हैं? तो फिर पूछ रहा है हकीरा कि किस बकरे को, काले वाले को कि सफ़ेद वाले को? तो फिर कह रहा है रिपोर्टर कि चलिए सफ़ेदी वाले को बता दीजिए। तो बोल रहा है कि इसे मैं चना खिलाता हूँ। और फिर पूछा कि काले वाले को, उसे भी चना खिलाता हूँ। अब रिपोर्टर पूरा गुस्सा से भर गया था और बहुत ही गुस्सा आ गया था। और उसने कहा कि अबे साले, जब तू चराता एक ही जगह है, एक ही जगह सुलाता है, एक ही चीज़ खिलाता है, तो फिर ये काला सफ़ेद क्यों रट लगा रहा है? तो हकीरा ने फिर पूछा कि देखिए जनाब, ऐसा बात है कि जो सफ़ेद वाला बकरा है वो मेरा है। तो फिर उसने पूछा कि वो काला वाला? तो फिर कह रहा है कि वो भी मेरा ही है। अब उसे बहुत ही गुस्सा आया और अपना माइक को पूरा पटक पटक के चल दिया। कह रहा है कि आज के बाद कभी मैं गांव में इंटरव्यू करने नहीं आऊँगा। तो फिर वो हकीरा बोल रहा है कि भाई साहब अपना बैग तो लेते जाओ। तो कह रहा है कि रख ले भाई, तू ही सब चीज़ रख ले, मैं जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। और चलिए मैं अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम फटाफट सभी लोग लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर अभ्यास प्रश्न का, जो 6वां 5 तक हुआ था और आज 6वां देखेंगे। तो 6वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील में जमी हुई बर्फ की सतह पर फेंका जाता है। ठीक है, और फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। ठीक है, और पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। यानी हमें एफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एफ निकालना है। तो न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, पहले जो जो दिया है उसे कोशिश कर लें कि हम उसे लिख लें। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान, यानी आपको एम दे दिया है। क्या दे दिया है, एम। पत्थर का द्रव्यमान दे दिया दोस्तों कितना, 1 केजी। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो यानी इसका यू का मान दे दिया गया है कितना है दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड। यू का मान 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये विरामावस्था से नहीं फेंका जाता है। ये सीधे कितने स्पीड से फेंका जाता है, तो 20 मीटर पर सेकंड के किसी हाथ से क्या किया जाता है, बर्फ की सतह पर इस तरफ फेंका जाता है। तो इसका स्टार्टिंग वेग क्या है, यानी यू क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और झील में जमी हुई सतह पर फेंकी जाती है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, अब यहाँ दूरी दे दिया गया है आपको, यानी आपको क्या दे दिया गया है, एस। एस कितना दे दिया गया दोस्तों, 50 मीटर।
दूरी तय करने के बाद वो रुक जाती है। तो जब वो रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, यानी v का मान आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आपको इतना सारा चीज़ दे दिया है और आपको निकलना है क्या, बल की गणना करनी है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की क्या करनी है, हमें गणना करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है उसे भी लिख देते हैं। तो F हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, F निकालने का सूत्र क्या होता है, m इंटू ए। तो दोस्तों यहाँ m तो आपको दे दिया है, m कितना 1 kg दे दिया है, लेकिन a आपको नहीं दिया है, a नहीं दिया है। तो हम a निकालेंगे तो किस सूत्र से निकालेंगे दोस्तों, ये USV और जो दिया है इसका प्रयोग करेंगे और इसी में से किसी गति के तीनों समीकरण में से किसी समीकरण का प्रयोग करके a का मान निकालेंगे और a का मान उसके बाद F में रख देंगे तो हमारा घर्षण बल की गणना पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बताइए एक कैसे निकालेंगे। अब देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो उसमें t इसमें नहीं दिया है तो इसलिए पहला समीकरण का प्रयोग नहीं होगा। अब दूसरा समीकरण देखिए दोस्तों, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी t चाहिए लेकिन इसमें t नहीं दिया गया है। तो अब लास्ट वाला तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा गति का समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो इसमें आपका s भी दिया है, u भी दिया है और v भी दिया है। यहाँ से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। तो v का मान दोस्तों क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस u का मान कितना दिया है दोस्तों, 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a और s का मान कितना दिया है दोस्तों, 50 मीटर, तो यानी 50 मीटर हो गया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 0 होगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 400 प्लस, अब बताइए दोस्तों 55 दूनी 10 यानी 100 100 ए हो जाएगा। अब आपको ए का मान निकालना है तो इसको इधर रखिए, इसको इधर ला दीजिए, तो 100 ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 माइनस 400 हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाए हैं तो माइनस 400 हो जाएगा। अब आपको ए ज्ञात करना है तो ए निकाल दीजिए, तो ए निकालेंगे तो माइनस 400 बटा 100, ये आपका कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 4 बार में। तो ए का मान निकल गया आपका कितना, -4, यानी ए आपका कितना निकल गया, 4। अब ए का मान क्या कीजिए, एफ में रख दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल F इक्वल टू हो जाएगा क्या दोस्तों, हो जाएगा m इंटू ए। तो F इक्वल टू m का मान दिया है दोस्तों कितना, 1, और a का मान कितना निकाले हैं, 4, तो यानी F इक्वल टू हो जाएगा 4 न्यूटन। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल कितना होगा दोस्तों, आंसर कितना होगा, 4 न्यूटन, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों यहाँ -4 क्यों नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे दोस्तों क्योंकि हमेशा बल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बल कैसा होगा, बल हो गया, दूरी हो गया, ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए यहाँ ए का मान -9 रख के क्या रखेंगे, प्लस में 4 रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे को सीधी पटरी पर खींचती है। यदि इंजन का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, नहीं, यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, तथा यदि पटरी पर 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाता है, यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाता है तो ज्ञात करें। ए नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, नेट त्वरण बल ज्ञात करना है हमें, और सेकंड नंबर में रेल का त्वरण ज्ञात करना है दोस्तों, और सी नंबर में क्या ज्ञात करना है, एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप आराम से समझिए, एकदम समझ में आएगा। तो पहले जो दिया है दोस्तों उसको आराम से लिख लीजिए,
पहले क्या दिया है दोस्तों कि रेलगाड़ी इंजन का द्रव्यमान कितना है, एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन, यानी यहाँ हल में लिख दीजिए और हल में जो जो दिया उसे लिख लीजिए। पहले क्या लिखिए, रेल इंजन का द्रव्यमान, तो रेल इंजन का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, तो 8000 kg, 8000 kg, ठीक। अब बताइए दोस्तों, उसके बाद दिया है 2000 kg प्रति द्रव्यमान वाले, माने एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है दोस्तों 2000 kg, और उस तरफ 5 डिब्बे को सीधी पटरी पर खींचता है। तो एक का द्रव्यमान कितना है 2000, तो उसी तरह 5 डिब्बों का कुल टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 गुणे 2000, यानी आप लिख सकते हैं कि 5 डिब्बों का द्रव्यमान, 5 डिब्बों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक का द्रव्यमान कितना है 2000, और कितना का 5 का निकालना है, तो 2000 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10,000। तो यह आपका हो गया 5 डिब्बों का द्रव्यमान कितना हो गया दोस्तों, तो 10,000 kg। अब बताइए दोस्तों, अब निकाल लेंगे कि रेल सहित इंजन सहित रेल का द्रव्यमान, तो इंजन सहित रेल का द्रव्यमान। अब टोटल द्रव्यमान निकाल रहे हैं दोस्तों पूरा रेलगाड़ी का, तो इंजन का द्रव्यमान इतना है और 5 डिब्बों का द्रव्यमान इतना है, तो टोटल द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों आपस में जुट जाएगा, तो यानी 10,000 प्लस 8,000 यानी 18,000 kg रेलगाड़ी का द्रव्यमान कितना हो गया दोस्तों, 18,000 kg। अब निकाल लेते हैं ए नंबर क्या कर रहा है, तो ए नंबर समझिए दोस्तों, कह रहा है कि नेट त्वरण बल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, नेट त्वरण बल, तो हमें बल ही ज्ञात करना है। तो अब बताइए दोस्तों, इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है, आरोपित बल लगाता है, तो यहाँ लिख दीजिए इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है, ठीक। लगाता है। अब बताइए दोस्तों, और तथा पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाता है, तो यहाँ लिख दीजिए कि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाता है। तो चलिए दोस्तों, अब निकाल लेते हैं नेट त्वरण बल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट त्वरण बल माने टोटल बल निकालना है आपको, क्या निकालना है, टोटल बल। नेट त्वरण बल क्या हो जाएगा, तो नेट त्वरण, अब बताइए दोस्तों, इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है और 5,000 न्यूटन का घर्षण बल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। तब हम इसमें से इसको घटा देंगे, माने 40,000 से 5,000 घटा देंगे, तो ये तुम्हारा नेट घर्षण बल निकल जाएगा दोस्तों। तो घटा दीजिए 40,000 में से 5,000 घटा दीजिए, 40,000 माइनस 5,000, तो आपका बच जाएगा दोस्तों 35,000 न्यूटन, माने नेट त्वरण बल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35,000 न्यूटन। ये तुम्हारा ए नंबर का क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए, रेल का त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, त्वरण एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। हमें क्या ज्ञात करना है, बी नंबर में ए ज्ञात करना है। तो एफ आपको दिया है, एम ही दिया है, तो आराम से यहाँ से निकाल लीजिए। एफ ऑफ नेट त्वरण बल कितना कार्य कर रहा है, तो 35,000, तो 35,000 ये आपका एफ का मान हो गया। और टोटल द्रव्यमान कितना है रेलगाड़ी का दोस्तों, इंजन सहित रेलगाड़ी का द्रव्यमान कितना है, 18,000, तो एम के जगह पर 18,000, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो जब ए निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, बटा में, तो आपका ए इक्वल टू हो जाएगा 35,000 बटा में 18,000। अब इसको कटा दीजिए दोस्तों,
तो कटाइए, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, समाप्त। तो ए इजकल टू निकल जाएगा 18 दूनी 36, बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। कितना बार जाएगा, एक बार, तो दशमलव उतर जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 17, तो यानी 170 हो जाएगा। तो 18 नवा 62 से आपका क्या बार 9 बार जाएगा, तो ए का मान कितना निकल गया दोस्तों, 1.9। और त्वरण का मात्रक होता है क्या दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फट से इसको उतार लीजिए, सी नंबर में इसके साथ ही करा देते हैं। बी नंबर उतार लिए दोस्तों, तो बी नंबर उतार लिए, तो इसका त्वरण का हमें काम पड़ेगा इस वाला में, सी नंबर में। तो याद रखिए इसका त्वरण कितना निकाले हैं दोस्तों, 1.9। अब बताइए, अब कह रहा है कि एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल, तो निकाल लीजिए, एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल, यानी एफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी पहले डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल, तो एफ इक्वल टू होता है दोस्तों एम इंटू ए। तो हमें एक डिब्बे द्वारा एक अगले डिब्बे पर लगाया गया बल ज्ञात करना है, तो हमें एफ का मान कितना दे दिया है दोस्तों, 35,000। एफ का मान कितना है दोस्तों, 35,000। और एम का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक डिब्बे का निकलना है हमें, एक डिब्बे का माने एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल, तो एक डिब्बे का द्रव्यमान दिया है दोस्तों कितना, 2,000। और हो जाएगा आपका ए, तो यहाँ से ए आप निकाल लीजिए, तो ए आप निकालेंगे तो 35,000 अब बट्टा में हो जाएगा आपका 35,000 बटा में हो जाएगा 2,000। तो आपका 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ए अब निकल जाएगा, ओ सॉरी यार, हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल ज्ञात करना है, यानी एफ हमें ज्ञात करना है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए, तो एम एक डिब्बे का लेंगे तो यानी 2,000, ठीक है। और ए लेंगे तो ए अभी निकाले 1.9, यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 19 दूनी 38, तो 38 हो गया। और 3 जीरो इस पर बढ़ जाएंगे, ये इंटू है और दशमलव के एक आसन यहाँ लग जाएगा, तो यानी हो जाएगा एफ इक्वल टू 38,3,800। तो सी नंबर का आंसर ये हो गया दोस्तों, और बी का 1.9 हो गया आंसर, और ए का 35,000 न्यूटन। तो इस तरह ये दोस्तों ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कमेंट, ठीक है। हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और जो डाउट होगा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है, ठीक है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना हो। दोस्तों आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि सवाल अगर कोई भी करना है तो सवाल पर ज़्यादा फोकस मत करिए कि क्या कर रहा है, कि इसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है। जो दिया है और जो पूछ रहा है उसको फटाक से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए मैं हल कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक गाड़ी जिसका द्रव्यमान, मान लीजिए इसका हल में क्या हो गया, गाड़ी का द्रव्यमान आपको दे दिया गया है एम इक्वल टू 1500 kg। ये तो आपको लग रहा होगा कि 1500 kg द्रव्यमान गाड़ी का दे दिया है, यानी एम दे दिया है, ठीक है। तो एम लिख लिए, और कह रहा है कि यदि गाड़ी को एक 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है। अवमंदन का मतलब समझ रहे दोस्तों, यहाँ इंगित भी क्या है, ऋणात्मक त्वरण। अवमंदन जब भी कहेगा तो यानी त्वरण आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आपको ए दे दिया गया है कितना, 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये दोस्तों इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है ना, कि मान लीजिए कि आप मीटर प्रति कहीं सेकंड पावर -2 लिखा हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा हो, ठीक है। मीटर इंटू सेकंड पावर -2 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही है, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका
घातावा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ms के पावर -2 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आपको m दे दिया गया है और a दे दिया गया है, और सड़क और तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा, आपको क्या ज्ञात करना है, f। तो f इक्वल टू होता है m इंटू ए। m आपको दे दिया गया है, a दे दिया गया है, आप आराम से f निकाल सकते हैं। तो m बराबर कितना दिया है, 1500 गुणे 1.7, और यहाँ ये निगेटिव रहेगा दोस्तों, क्योंकि अवमंदन कर रहा है। क्या कर रहा है, अवमंदन। तो इसमें निगेटिव आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जब इधर आंसर आएगा तो उसका मान किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि बल कभी निगेटिव नहीं होता है। तो लिख लीजिए, तो इधर 2 जीरो पहले बढ़ा दीजिए, और 17 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 85। हाथ में लगा 8, 17 कम 17 और 17 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 हो गया आपका। और दशमलव का एक स्थान लगा दीजिए यहाँ, यानी 1 जीरो यहाँ, तो यहाँ इसका लग गया, तो यानी f का मान निकल गया दोस्तों कितना, f इक्वल टू 2550। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा दोस्तों, तो 2550 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर रहे हैं 9 नंबर, किसी m द्रव्यमान के किसी वस्तु जिसका वेग भी हो उसका संवेग क्या होता है, क्या होगा। ऐसे तो ये आपका टॉपिक कट गया है, संवेग कट गया था चैप्टर में, लेकिन दे दिया गया है तो समझ लीजिए संवेग क्या आता है, पहले वह समझ लीजिए। तो बताएंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान हो गया यानी m, और तथा वेग और इसके गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, तो यानी संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तब p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू भी। तो यही पूछ रहा है कि किसी m द्रव्यमान भी m हो और वेग भी m हो, तो उस वस्तु जिसका वेग क्या हो, भी हो, उसका संवेग क्या होगा दोस्तों, p क्या होगा, m इंटू भी। तो m इंटू भी इसमें कहाँ है, यानी d नंबर आपका क्या है, सही है। तो आप संवेग नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, संवेग में क्या लिखना है, किसी वस्तु के द्रव्यमान हो गया और ये वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका डी नंबर सही है। और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 10 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर क्या करें, उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, वेग क्या है, नियत है, उसका वेग क्या है, नियत है। और यदि वेग नियत होता है तो बक्से पर हम एक लकड़ी के बक्से को इतने न्यूटन का बल लगाए हैं, माने बक्से की लकड़ी पर हम जितना बल लगाएंगे, यदि उसका वेग क्या हो, नियत हो, तो उसका घर्षण बल भी क्या होगा दोस्तों, उतना ही होगा। क्या होगा, अगर वेग नियत हो, अगर वेग में चेंजिंग ना हो, तो उसका घर्षण बल भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को इतने न्यूटन का बल लगाकर नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा दोस्तों। तो लिख सकते हैं उत्तर में लिख देंगे, चूंकि लकड़ी के बक्से का वेग नियत है, चूंकि लकड़ी के बक्से का वेग नियत है, इसलिए घर्षण बल भी 200 न्यूटन लगेगा। ये हो गया आपका 210वां का आंसर हो गया। अब देख लेते हैं 11 नंबर, जो कि मौखिक है। ये भी क्या था, मौखिक था, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए इसको लिख दिया। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तो वो भी क्या है, मौखिक है। तो दोस्तों इसमें कुल 17 क्वेश्चन है, तो जो मैंने 11 तक आज कराया है, कल 12 13 14 15 16 17 6 क्वेश्चन कल हम कराएंगे दोस्तों, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगला लास्ट देख लेते हैं, जो कि क्या है,
मौखिक क्वेश्चन है दोस्तों, मुँह जबानी आपको एक बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गति के तृतीय नियमानुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी धक्का देती है। बात तो सही है। गति का न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि जितने किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी हम पर बल लगाती है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़े हो, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर गतिशील नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक विद्यार्थी इसे साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो कि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपना विचार दे और ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। तो सुनिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक ट्रक है, ठीक है, जिस पर एक व्यक्ति उसे बल लगा रहा है, तो बल लगा रहा है तो वो गति की अवस्था में नहीं आ रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अपना तर्क दीजिए कि वो क्यों गति की अवस्था में नहीं आ रही। तो दोस्तों समझिए, जो जड़त्व होता है, क्या जड़त्व, वह द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है? जड़त्व किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों जड़त्व द्रव्यमान के, जड़त्व किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के। अब बताइए दोस्तों, ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसलिए उसका जड़त्व क्या होगा? ज़्यादा होगा, और व्यक्ति का जड़त्व क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए उसका जितना गति विरामावस्था हो क्या होगा? ज़्यादा बनाए रखेगा। इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। यदि वह स्थिर अवस्था में है तो उसका विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए उसे ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों उसके आदमी के द्वारा लगाया गया बल क्या होना चाहिए? उसके जड़त्व से अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा? वह गतिशील अवस्था में होगा। और एक और बात दोस्तों, कि उसके द्रव्यमान और जो सड़क के बीच में घर्षण बल काम कर रहा है, घर्षण बल कार्य करता है। तो अगर जितना उसका घर्षण बल होगा, अगर उससे ज़्यादा आप बल नहीं लगाएंगे ट्रक पे, तो ट्रक गति की अवस्था में नहीं आएगी। तो या तो इसके जड़त्व जितना है उसे मनुष्य कम द्रव्यमान का कम बल लगा रहा है, और उसके घर्षण बल से भी कम बल लगा रहा है, तो इसलिए दोस्तों वो क्या गतिशील अवस्था में नहीं आ पा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो क्या होगा? समाप्त हुआ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिए। हम उस परेशानी को क्या करेंगे? दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके छोटे भाई से कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।